गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हमारा हीट एंड थर्मो का रिवीजन होगा, ठीक है। आज आप लोगों को हीट एंड थर्मो रिवाइज कराऊंगा, तो वील डू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, रेडिएशन एंड थर्मोडायनामिक्स टुडे। ओके, कोई भी एक बच्चा जिसके पीछे डिस्टरबेंस ना हो वो माइक ऑन कर ले। सर तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बच्चे सबसे पहले हम वही चीजें पढ़ेंगे जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। केमिस्ट्री में आप थोड़ा सा ज्यादा पढ़ते हो, वहां पे आप आइडियल गैसेस के अलावा रियल गैसेस भी पढ़ते हो। फिजिक्स में हम सिर्फ आइडियल गैसेस की बात करते हैं, ठीक है। तो आइडियल गैसेस में हमारे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिलुसेक्स लॉ होता है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ कहता है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। सिमिलरली गिलुसेक्स लॉ कहता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये तीन लॉ होते हैं। इन तीनों लॉ को मिला के हमारा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आता है, जो कि आइडियल गैस लॉ होता है, ठीक है। पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी या पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है। and its number of moles R is Avogadro's constant. R को हम है ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ भी रिलेट करते हैं। R is equals to Na into Kb। यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं R को, नॉट एवोगाड्रोस कांस्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद फिजिक्स में तो आपको दिक्कत ही नहीं, आप हमेशा गैसेस को क्या लेते हो? आइडियल गैस लेते हो। बट क्लियरली केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि आइडियल गैस लेने के लिए दो कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। या तो टेम्परेचर बहुत हाई हो। टेम्परेचर हाई होगा तो जो भी टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, यू कैन इग्नोर पोटेंशियल एनर्जी। या फिर प्रेशर बहुत लो, यस, ताकि उनके बीच में इंटरेक्शन एनर्जी ना हो, अगेन पोटेंशियल एनर्जी ना हो, वो बता रखा है। फिर नेक्स्ट होता है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ इज बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। वो फ्री पाथ हो गया। तो सारे फ्री पाथ को ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स करूंगा तो मीन फ्री पाथ आ जाता है, जिसका फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। प्रेशर की इक्वेशन है। प्रेशर की इक्वेशन निकालने के लिए 1/3 रो VRMS स्क्वायर, राइट? यस सर। वो प्रेशर की इक्वेशन है। उसका डेरिवेशन कहाँ से आता है? डेरिवेशन निकालते टाइम आपको बताते हैं कि ये बॉक्स है, बॉक्स में एक मॉलिक्यूल है, तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑन द सेम वॉल या मोमेंटम चेंज करने से पहले क्या होता है, पार्टिकल इस तरीके से 2l डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो उसको सॉल्व करके आपको जो फॉर्मूले का ध्यान रखना है वो ये है। इसको अगर आप डेंसिटी में कन्वर्ट करोगे तो 1/3 दो VRMS स्क्वायर होगा। VRMS इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जो कि √3RT बाय कैपिटल M होती है। कैपिटल M इज द मॉलिक्यूलर मास, हाँ सर। ठीक है। यहाँ से आपके वेरियस फॉर्मूलेज आते हैं आगे जाके। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट कि आपकी जो एनर्जी है वो इक्वली डिवाइड होती है ना, इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इट इज इक्वल टू हाफ KBT।
तो अगर आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो F kBT/2 हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, एनर्जी पर मॉलिक्यूल। और अगर पर मोल करना है तो इसको ये से मल्टीप्लाई कराएंगे तो FnRT/2 हो जाएगा। राइट। हाँ सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? बेसिकली आप कितना फ्रीली कौन से मतलब अलग अलग आप कौन कौन सी एनर्जी पोजेस कर सकते हो फ्रीली, ऐसा समझ सकते हो। या फिर मैं अगर सिंपल टर्म्स में बात करूं तो मॉलिक्यूल्स क्या क्या कर सकता है, कौन कौन से डायरेक्शंस में, उसके बारे में बात करते हैं। एज इन व्हेन आई टॉक अबाउट एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर देखूंगा एक्स एक्सिस में मूव करेगा तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स में हो गया, एक वाई में हो गया और एक जेड में हो गया। तो तीन यस तो सर। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है। अब अगर हमारा मोनो एटॉमिक एटम है तो मोनो एटॉमिक में तो क्या होता है कि डॉट हो गया। अब अगर ये रोटेट भी करेगा अपनी जगह तो भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। हाँ सर। तो इसकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगी। तो मोनोएटॉमिक एटम के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। डायटम, व्हेन आई टॉक अबाउट डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब है दो एटम्स। दो एटम्स मींस बेसिकली उनके बीच में एक बॉन्ड होगा। हाँ सर। तो ये बॉन्ड्स एक्स एक्सिस में मूव कर सकते हैं, वाई में मूव कर सकते हैं और जेड में मूव कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 आ गया। इसके अलावा ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है ये दो एक्सिस में रोटेट कर सकता है, दो अलग अलग एक्सिस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है। जैसे कि अगर आपको बॉन्ड एक्स दे रखा है, ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये ऐसे रोटेट कर सकता है, एक तो इसके अबाउट एक्सजेड प्लेन में, राइट। एक रोटेट कर सकता है एक्स वाई प्लेन में, राइट। ठीक है, बट ये हाँ वाई सर। जेड प्लेन में रोटेट नहीं कर सकता। बेसिकली अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप रोटेट कराओगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वापस 0 हो जाएगा। अगर इसी एक्सिस के अबाउट कराऊंगा तो अगर ऐसा रोटेशन होगा वाई जेड प्लेन में तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वापस 0 हो जाएगा, क्योंकि एटम्स अगेन एक्सिस पे लाई करते हैं तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या हो गया, 3 हाँ + 2 5। अगर हाई टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी करेंगे अपनी जगह पर, ठीक हाँ है। सर। तो वाइब्रेशन के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वाइब्रेशनल टर्म में जब वाइब्रेशन होता है एसएचएम, अगर आपको याद हो, तो उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी आती है, पोटेंशियल एनर्जी भी आती है। तो हाई टेम्परेचर पे ये 7 हो जाता है, ओके, यस। डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डायटोमिक के लिए CO हो गया एग्जांपल, O2 हो गया, H2 हो गया, राइट। हाँ सर। ऐसे पॉलीएटॉमिक हो गया। पॉलीएटम में आप अगर लीनियर पॉलीएटम है, मतलब 3 आपके एटम्स हैं एक ही लाइन में, तो अगर एक ही लाइन में तो रोटेशन में 2 ही आएगा, हाँ। राइट, क्योंकि इस एक्सिस के बाद अबाउट अभी भी 0 हो जाएगा। ट्रांसलेशनल के 3 तो आने ही है तो उसमें भी 5 आ जाएगा। बट अगर नॉन लीनियर है हाँ सर। तो वही आपका नॉन लीनियर वाले केस में 0 मतलब रोटेशनल भी 3 आ जाएंगे, ओके। हाँ सर। ये पता होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बेसिकली हीट कैपेसिटी क्या है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट दे टू गिवन मास टू रेज टेम्परेचर, राइट। अब अगर ये यस हम सर। अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे देते हैं कांस्टेंट रख के, तो उसके बेसिस पे अलग अलग हीट कैपेसिटी डिफाइन होती है। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको सीवी से डिनोट करते हैं, या फिर एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको सीपी से डिनोट करते हैं। इनके हाँ बीच सर। में एक रिलेशन होता है, मेयर रिलेशन, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, राइट। हाँ सर। इसका डेरिवेशन बता रखा है।
अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे दूंगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है Q is equals to डेल्टा U प्लस W। हाँ सर। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो Q आएगा वो NCV डेल्टा T आ जाएगा, या फिर जो U आएगा वो NCV डेल्टा T आ जाएगा, राइट। यस सर। अब कांस्टेंट प्रेशर पे दूंगा तो कांस्टेंट प्रेशर पे Q आ जाएगा NCP डेल्टा T, राइट। डेल्टा U आपका हमेशा ही या डेल्टा U प्लस W, तो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन हो जाएगा P डेल्टा V। यस। P डेल्टा V को मैं लिख सकता हूँ NR डेल्टा T। यस। तो डेल्टा U आ गया आपका कितना, N CP माइनस R डेल्टा T, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, NCV डेल्टा T होती है। हाँ सर। सॉल्व करेंगे तो हो गया प्रूफ, CV CP माइनस R, राइट। हाँ सर। मोनोटॉमिक गैस के बारे में बता रखा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, हाँ सर। ओके। यहाँ पे क्वांटिटी होती है गामा, गामा रिलेट CP बाय CV, तो वो 5/3 होता है, ठीक है। डायटोमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 5 होगी, और CP बाय CV 7/5 आ जाएगा। हायर टेम्परेचर पे वही चीज 9/7 हो जाएगी, हाँ सर। राइट। पॉली एटम के लिए हम डिफाइन नहीं करते, वहां आप अकॉर्डिंगली आपको दे रखा होगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो वैसे आता नहीं है, तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर है तो वहां से आप निकाल सकते हो कि भाई CV 3 + F × R, CP 4 + F × R, तो अकॉर्डिंगली आएगा। हाँ सर। फिर आपका आ रहा है रेडिएशन वाला पार्ट, बता रखा है इन्होंने। रेडिएशन में क्या होता है बच्चे, बेसिकली अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे रेडिएशन या एनर्जी इंसिडेंट करी है तो इसमें 3 चीजें होती हैं। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, हाँ सर। और बचा हुआ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है। तो अगर मैंने इंसिडेंट Q किया है तो QR विल बी द रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, QA विल बी द एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट, एंड QT विल बी द ट्रांसमिशन वाला पार्ट, समझा। हाँ सर। इसी में अगर मैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट डिफाइन करूंगा R, तो वो आएगा QR/Q। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट डिफाइन करूंगा तो वो QA/Q, कितना एब्जॉर्ब हुआ अपन टोटल। सिमिलरली ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट होता है QT/Q। ये फंडा होता है किसी भी रेडिएशन के लिए, है ना। हाँ सर। यही चीज इन्होंने बता रखी है यहाँ पे, Q is QA + QR + QT, है ना। अगर पूरी इक्वेशन को Q से डिवाइड करा दूंगा तो ये 1, तो A + R + T = 1, ओके। हाँ। यस सर। यहाँ पे कुछ कुछ चीजों का एग्जांपल दे रखा है। गुड रिफ्लेक्टर्स आर बैड एब्जॉर्बर्स, क्योंकि रिफ्लेक्टर अच्छा होगा तो R 1 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली A की वैल्यू 0 हो जाएगी। बैड एब्जॉर्बर्स, पुअर एब्जॉर्बर्स एंड पुअर ट्रांसमिटर्स। सेम वे में गुड एब्जॉर्बर्स आर पुअर रिफ्लेक्टर एंड पुअर ट्रांसमिटर। हाँ सर। परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक ऐसी बॉडी है जो किसी भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, किसी भी वेवलेंथ के। हाँ सर। A body which absorbs entire radiation
radiant energy incident on it is called perfect black body. तो absorb पूरा कर रहा है तो उसकी A की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी जैसा कुछ नहीं होता, बट हम है ना जो एक्सपेरिमेंटली बनाते हैं that is close to perfect black body, जो कि 97-98% टाइप्स एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसका एग्जांपल है फेरिस ब्लैक बॉडी। इसमें मैंने क्या किया, यहाँ से इंसिडेंट किया एनर्जी, और यहाँ पे सामने एक कोनिकल प्रोजेक्शन है, जिससे क्या होगा, अगर कुछ रिफ्लेक्शन भी होगा तो वो इधर होगा, बाकी हाँ, पार्ट सर। यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो इस यस तरीके से मल्टीपल रिफ्लेक्शन करता रहेगा और हर रिफ्लेक्शन में कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता जाएगा। तो एंड में अगर कुछ निकलेगा भी बाहर तो बहुत कम निकलता है। दिस इज क्लोज टू अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, यस ठीक है। एक मिनट, एमसीटी मैंने क्या बता रखा है, एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। बेसिकली कोई भी बॉडी कितनी हीट रेडिएट करेगी, ये डिपेंड करेगा मल्टीपल फैक्टर्स पे, कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। जब आप रनिंग करके आते हो और मतलब स्वेट करने लग जाते हो और फिर सडनली बैठो, तो आपके पास से ना हीट ज्यादा रेडिएट होती है। दिस कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व कि आपके पास में अगर कोई भी इंसान बैठा है तो उसको थोड़ा सा वार्म फील होगा, राइट। उसका सिंपल रीजन ये है कि आपका टेम्परेचर बढ़ गया बॉडी का, तो आप ज्यादा हीट रेडिएट करते हो, ठीक है। तो हीट रेडिएट करेगा अगर कोई बॉडी, तो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है, सेकंड उसका बॉडी का नेचर कैसा है, ठीक है। यस सर। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा हीट रेडिएट होगा, क्योंकि हर पार्ट करेगा, राइट। और कितने टाइम तक आप देख रहे हो उस पर भी रेडिएशन डिपेंड करेगा। कम टाइम में कम होगी, ज्यादा टाइम में ज्यादा होगी, राइट। यस सर। अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड इज गिवन बाय क्यू, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये सब बता रखा है, ठीक है। तो हाँ हम सर। यहाँ पे एमएसए पावर डिफाइन करते हैं। पावर इज, जैसे वहां पर होता है, सिंपल होता है, पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, राइट। तो यहाँ पे हाँ सर। जो पावर आएगा वो Q/AT आएगा, ठीक है। रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इस तरीके हाँ से सर। डिफाइन किया जाता है एमएसए पावर। एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन या फिर एमिसिविटी, जो कि डिफाइन करता है कि ऑर्डिनरी बॉडी कितना रेडिएट करेगा पावर या एनर्जी टू द परफेक्ट ब्लैक बॉडी, वो कितना करता, ठीक है। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए क्या होता है, E की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि न्यूमरेटर में भी RB डाल दोगे तो दैट बिकम्स 1। परफेक्ट रिफ्लेक्टर के लिए क्या होगा, E की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। हाँ सर। यस सर। किरचॉफ लॉ है ऑफ हीट रेडिएशन और उसका थ्योरेटिकल प्रूफ। इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि A इज इक्वल टू E, जो आपका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है और एमिसिविटी है, वो उसकी वैल्यू इक्वल होती है, राइट। डिस्प्लेसमेंट लॉ, प्रिवॉस्ट थ्योरी के बारे में नहीं बता सकते आगे, जस्ट 1 मिनट। चलो आगे मैं बता दूंगा, इसमें नहीं है। हाँ, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो पावर रेडिएटेड विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इनिशियली तो क्या होता है, इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद डिक्रीज होता है, राइट। और फिर ये भी ऑब्जर्व किया गया, जो पीक आ रहा है, ठीक है, वो पीक नीचे शिफ्ट हो रहा है। अगर मैं टेम्परेचर के साथ देखूं तो टेम्परेचर कम करूंगा तो पीक नीचे शिफ्ट होता जाएगा, 4000 पे नीचे और हो गया, 3000 पे नीचे हो गया, इस तरीके से ग्राफ आता है। तो यहीं से वेव्स डिस्प्लेसमेंट आता है कि लैम्डा कॉरस्पॉन्डिंग टू
मैक्सिमम, एक मिनट, सब बैक क्वेश्चंस बना लिए तो इनफ होगा ना बोर्ड एग्जाम्स के लिए। हाँ, लैम्डा कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पावर रेडिएटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, लैम्डा कम होता जाएगा, और Yes, sir. टेम्परेचर कम करूंगा तो लैम्डा बढ़ता जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू बी बाई टी, ये होता है ना। हाँ, sir. जहाँ पे बी इज योर रेंज कांस्टेंट 2.897 into 10 की पावर -3। नेक्स्ट आता है स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। इसको अच्छे से समझते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे, कोई भी बॉडी है तो इसके लिए एक प्रिवॉस थ्योरी थी, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ लिखा नहीं है ना। अब आप अगर किसी भी बॉडी की बात करोगे तो प्रिवॉस थ्योरी ये कहता है कि हर बॉडी हर टेम्परेचर पे एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। अगर उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो नहीं है, तो 0 केल्विन नहीं है, तो हर बॉडी हर टेम्परेचर पे एनर्जी रेडिएट भी करता है, एट द सेम टाइम अपने सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है। ठीक है, हाँ, sir. तो अब अगर आपने ज्यादा एनर्जी रेडिएट कर दी और कम एब्जॉर्ब करी तो आपको ठंड लगने लग जाएगी, यू स्टार्ट फीलिंग कोल्ड, राइट। Yes. आपने हीट ज्यादा दे दी और कम एब्जॉर्ब करी। रिवर्स अगर हो गया कि अगर आपने कम रेडिएट करी और आपने ज्यादा एब्जॉर्ब करी तो यू स्टार्ट फीलिंग कोल्ड। तो ये होता है, ये प्रिवॉस थ्योरी थी, और उसको हम रियल लाइफ में बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। समर्स में जब आप बाहर जाते हो तो बाहर टेम्परेचर ज्यादा होता है, और रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो समर्स में बाहर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो सराउंडिंग क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा। आपका टेम्परेचर कम है तो आप कम एनर्जी रेडिएट करोगे, क्योंकि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर, राइट। तो अगर आपने कम रेडिएट किया और ज्यादा एब्जॉर्ब किया तो आपको हॉट फील होने लग जाएगा। समर्स में वही होता है, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो ज्यादा रेडिएट कर रहा है तो आप ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हो, और आपका टेम्परेचर कम है तो आप कम रेडिएट कर रहे हो, हाँ, राइट। sir. Yes, sir. तो रेडिएशन कम, मतलब कम रेडिएट किया और ज्यादा एब्जॉर्ब किया, इसलिए गर्मी लगने लग गई। यही रिवर्स सिनेरियो विंटर में होता है। विंटर में क्या होता है, अगर आप बाहर जाते हो तो बाहर का टेम्परेचर कम है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो बॉडी ज्यादा रेडिएट करेगी और कम एब्जॉर्ब करेगी, तो इसलिए ठंड लगने लग जाती है, राइट। Yes, sir. तो स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ यही कहता है कि जो रेडिएंट पावर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर होता है, आर इज सिग्मा टी पावर 4, वेयर आर इज क्यू बाय 80, राइट। हाँ, sir. ये ब्लैक बॉडी के लिए है। अगर कोई रेगुलर बॉडी होगा तो उसको ई से मल्टीप्लाई करा देंगे, राइट। तो ये चीज बता रखा है Yes, यहाँ पे, फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्यू बाय 80 इज सिग्मा टी पावर 4, फॉर एनी ऑर्डिनरी बॉडी इट विल बिकम ई सिग्मा टी पावर 4, ठीक है। हाँ, sir. तो नेट लॉस बाय परफेक्ट ब्लैक बॉडी अगर हम देखेंगे तो जैसा मैंने कहा, सिग्मा टी पावर 4 माइनस सिग्मा टी नॉट पावर 4। टी पावर 4 उसने रेडिएट किया और टी नॉट पावर 4 उसने एब्जॉर्ब किया सराउंडिंग से, करेक्ट। हाँ, sir. अगर टी नॉट से छोटा है आपका बॉडी टेम्परेचर इससे, तो आपने नेट एब्जॉर्ब किया है, और टी बड़ा है तो नेट आपने रेडिएट किया है, ओके। हाँ, sir. इसमें एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी होता है जो आपके बोर्ड में के सिलेबस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट में थर्मोडायनामिक्स बता देता हूँ। थर्मोडायनामिक्स में हमारे, अच्छा इन्होंने पहले थर्मल इक्विलिब्रियम बता रखा है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मल मींस टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम मींस सेम हाँ, टेम्परेचर। तो अगर बॉडीज का अगर सेम टेम्परेचर है तो उसे थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और हीट तभी फ्लो करती है जैसे करंट फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो। कोई हाँ, भी फ्लूइड फ्लो करता है, प्रेशर डिफरेंस हो, वैसे ही हीट तब फ्लो करता है जब टेम्परेचर डिफरेंस हो, ओके। yes, sir. सेम टेम्परेचर पे इररिस्पेक्टिव अगर आपकी अलग अलग स्टेट भी है, क्योंकि
वाटर भी 0 डिग्री पे एग्जिस्ट करता है और आइस भी करता है, राइट। तो अगर सेम टेम्परेचर है और स्टेट अलग अलग भी है तो भी हीट फ्लो करना बंद कर जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो whenever there is thermal equilibrium there will be no flow of heat, okay, Yes, sir. है ना। जस्ट 1 मिनट बच्चे। हाँ जाना है। हाँ सर। इसे zeroth law भी कहते हैं। If A is in thermal equilibrium with B and A is in thermal equilibrium with C, that means B and C are also in thermal equilibrium with each other. हाँ सर। A का B के साथ टेम्परेचर सेम है, B का A का C के साथ सेम है, तो मतलब B और C का भी सेम है, राइट। इंटरनल एनर्जी को फिजिक्स में डेल्टा यू से डिनोट किया जाता है एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू एनसीबी डेल्टा टी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोसेस। ये फिक्स है, जैसे कि वर्क हाँ डन सर। फ्रिक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, राइट। ऐसे ही जो आपकी हीट होती है क्यू, वो फिक्स है एनसी डेल्टा टी। बट ये जो है अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे कि सीपी है, सीवी है, राइट। अगर आपको प्रोसेस एडियाबैटिक है तो 0 हो सकता है, आइसोथर्मल है तो इनफाइनाइट हो सकता है। तो इस तरीके यस। से क्यू की वैल्यू एनसी डेल्टा टी होती है, वर्क डन इंटीग्रेशन पीडीवी होता है और इंटरनल एनर्जी एनसी डेल्टा टी होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में ये कहता है कि हमारा Q इज ऑलवेज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, हाँ सर। राइट। सिस्टम ने वर्क डन किया तो पॉजिटिव, सिस्टम पे वर्क डन हुआ तो नेगेटिव। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा यू पॉजिटिव, टेम्परेचर कम होगा तो डेल्टा यू नेगेटिव। यस सर। ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, इन्होंने वही बता रखा है यहाँ पे। इंटरनल एनर्जी, हीट किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बता रखा है। हाँ सर। ओके। यस सर। थर्मोडायनामिक एंड स्टेट वेरिएबल्स हैं, वो तो ठीक है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, फिजिक्स में इतना कुछ काम नहीं आता, है ना। इक्विलिब्रियम ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, हाँ सर। ये मेंस में कोई काम का नहीं है। स्टेट वेरिएबल, इक्वेशन स्टेट, ये सब कोई काम का नहीं है। आपको डायरेक्टली क्या सारे प्रोसेसेस के लिए वर्क डन निकालना आना चाहिए। व्हेन आई से सारे प्रोसेस मतलब आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, ठीक है, एडियाबैटिक, ये 4 मेजर प्रोसेस है, ठीक है। उसके अलावा एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है जो कि इन सबको क्लब करके एक सिंगल प्रोसेस है। पॉलीट्रॉपिक का ही सारे पार्ट होते हैं। वर्क डन यस हमारा सर। इंटीग्रेशन पीडीवी है, तो एरिया ऑफ पीवी ग्राफ गिव्स यू वर्क डन, ओके। यस सर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर पॉजिटिव है, राइट। यस सर। तो ये पॉजिटिव होगा वर्क डन। यहीं पे अगर मैं देखूंगा फॉर पॉजिटिव प्रेशर, वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा, राइट। यस सर। थर्मोडायनामिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं अलग अलग, दे रखें क्या। वर्क डन ड्यूरिंग
थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, एक मिनट रुकना बच्चे, यहाँ पे नहीं दे रखे, मैं मेरे नोट से बता देता हूँ फटाफट। साइन कन्वेंशन, अगर हीट दिया तो पॉजिटिव, हीट लिया तो नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ तो पॉजिटिव एक्सपेंशन होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव क्योंकि सिस्टम कंप्रेस कर रहा है। डेल्टा यू पॉजिटिव होगा अगर हीट सप्लाई किया टेम्परेचर बढ़ा तो, और नेगेटिव होगा अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो। यस सर। जो इंटरनल एनर्जी है ये हमेशा एनसीवी डेल्टा टी होता है। वर्क डन बाय आइडियल गैस हमेशा इंटीग्रेशन पीडीवी होता है। कुछ हाँ सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर सिस्टम एक्सपैंड करेगा तो वी फाइनल इज ग्रेटर देन वी इनिशियल, डीवी पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वी फाइनल इज लेस देन वी इनिशियल, डीवी नेगेटिव होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। यस सर। क्योंकि इंटीग्रेशन है मतलब एरिया ऑफ पीवी ग्राफ गिव्स यू वर्क डन। फर्स्ट साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन है वो एरिया ऑफ साइक्लिक प्रोसेस है, यस पॉजिटिव सर। भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अगर हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं यस। तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा? ये ए बी के लिए तो जीरो हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम है ना। बी टू सी के लिए नेगेटिव हुआ बट ये नीचे वाला एरिया आया। बट सी टू ए के लिए देखूंगा तो यहाँ पे एरिया पूरा आएगा और पॉजिटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है। तो जो पूरा वाला है इसमें से ये नीचे वाले को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। यस सर। यही अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो इसके लिए नेगेटिव आ गया, इसके लिए पॉजिटिव आया और इसके लिए तो जीरो है। तो जो पॉजिटिव वाली क्वांटिटी वो छोटी है, राइट, हाँ सर। इसलिए नेगेटिव हो गया। हीट के बारे में बता रखा है। हीट क्या होता है बच्चे? एनसी डेल्टा टी। यस सर। सॉलिड्स की बात करते हैं तो एमएस डेल्टा टी होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी होता है क्योंकि हम गैसेस को नंबर ऑफ मोल्स में ट्रीट करते हैं। ठीक यस है, मोलर हीट कैपेसिटी सी है जो कि क्यू बाय एन डेल्टा टी है। तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से डिफाइन किया गया है। एंड ये बता रखा है सी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस। आइसोबैरिक के लिए, आइसोकोरिक के लिए, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक सबके लिए अलग अलग होगी। एडियाबैटिक में क्यू जीरो होता है तो सी जीरो हो जाएगा। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो डेल्टा टी जीरो है तो सी इनफाइनाइट हो जाएगा। आइसोकोरिक में सी भी होता है, ठीक है। यस वर्क सर। डन जीरो है आइसोकोरिक में क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्यू डेल्टा यू के इक्वल है और डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी होता है तो अकॉर्डिंगली सी की वैल्यू सीवी आ जाएगी। यस सर। केटीजी में हम पढ़ कर आए जो एनर्जी है एफ एन आर डेल्टा टी बाय टू होता है, क्योंकि डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी है और इधर एफ एन आर डेल्टा टी बाय टू है तो सीवी की वैल्यू एफ आर बाय टू होती है। तो वहां पे हमने जो सीपी बाय सीवी निकाला था वो यहीं से निकाला था, हाँ सर। है ना। मोनोएटॉमिक के लिए 3 है तो ये 3r बाय टू हो गया, डायटोमिक के लिए 5 है तो 5r बाय टू हो गया, या 7r बाय टू हो गया हाई टेम्परेचर पे। यस। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है तो जो सी होता है वो सीपी होता है और सीपी सीवी प्लस आर ये मिरर रिलेशन है, ठीक है।
ऐसे एडियाबैटिक कांस्टेंट आता है गामा व्हिच रिलेट्स Cp and Cv, दैट इज Cp by Cv is equals to गामा। आगे मैंने इनके रिलेशन वगैरह बता रखे। अब मैं आपको इसके प्रोसेसेस के वर्क डन बता देता हूँ एक एक करके। डिफरेंट हाँ टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, यस सर। आइसोबैरिक में जो Q होगा एनसीपी डेल्टा टी होगा, डेल्टा यू हमेशा ही आपका एनसीवी डेल्टा टी, वर्क डन। प्रेशर कांस्टेंट है तो पीडीवी में पी बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन डीवी, तो पी डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, एनआर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। आइडियल गैस की यस बात सर। करते हैं। यहाँ पे जब मेंस या एडवांस की बात करते हैं तो हर प्रोसेस के लिए मैं बल्क मॉडल्स भी निकाल के बताऊंगा गैसेस में, बिकॉज वी ट्रीट विद बल्क मॉडल्स फ्लूइड्स है, तो दैट इज माइनस डीपी अपॉन डीवी बाई वी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो डीपी 0 हो गया, तो बल्क मॉडल्स आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए 0 हो जाएगा। यस। आइसोकोरिक की बात करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपका वर्क डन 0 हो गया, तो क्यू आपका डायरेक्टली एनसीवी डेल्टा टी आ गया। बल्क मॉडल्स की बात करेंगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी 0 है, राइट। हाँ सर। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V या PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। जब PV इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो अब इसके बेसिस पे अपन निकालेंगे कुछ कुछ चीजें। बल्क मॉडल्स हाँ के लिए सर। डीपी बाय डीवी चाहिए होता है, तो अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी स्लोप निकालो डीपी बाय डीवी, राइट, तो क्योंकि पीवी कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट करूँ तो पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू 0, तो हाँ डीपी बाय सर। डीवी आपका माइनस पी बाय वी आ जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक है, ये समझ में आया, इससे अपन बल्क मॉडल्स आगे निकालेंगे। सी यस। आपका इनफाइनाइट होगा, बल्क मॉडल्स आपका माइनस डीपी बाय डीवी होता है, डीपी बाय डीवी की वैल्यू माइनस पी बाय वी है, तो यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा तो पी बचेगा, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडल प्रेशर के इक्वल होता है। यस सर। क्यू डेल्टा यू और डब्ल्यू के बारे में बात करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू 0 हो जाएगा, एनसीवी डेल्टा टी 0 हो गया, क्योंकि तो क्यू किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल है। अब वर्क डन निकालने के लिए मुझे बताया पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, तो पी एनआरटी बाई वी हो जाएगा, तो वर्क डन है इंटीग्रेशन पीडीवी एनआरटी बाई वी इंटू डीवी, इंटीग्रेट करेंगे डीवी बाई वी तो एलएन वी आ जाएगा, तो एनआरटी एलएन वी, वी फाइनल से वी इनिशियल, तो ये आ जाएगा। हाँ इसको सर। प्रेशर के टर्म्स में करूं तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, तो V फाइनल बाय V इनिशियल की जगह P इनिशियल बाय P फाइनल आ जाएगा एनआरटी, राइट। यस सर। डेल्टा U 0 है ही। आइसोथर्मल के लिए क्या होना चाहिए, कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग और प्रोसेस बहुत स्लो होना चाहिए। वैसे स्लो प्रोसेस में आइसोबैरिक भी होता है, क्वासी-स्टैटिक। ऐसे एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में Q 0 है तो डेल्टा U माइनस ऑफ W हो जाएगा, विच इज यस सर। एनसीवी डेल्टा टी। एडियाबैटिक इक्वेशंस आती हैं, पीवी पावर गामा कांस्टेंट, टीवी पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट, टी पावर गामा पी पावर 1 माइनस गामा कांस्टेंट, राइट। हाँ सर। इसका प्रूफ मैंने एक आध का किसी का बता रखा होगा, बाकी की रिक्वायर्ड नहीं है। सी की वैल्यू 0 है ही, वर्क डन हम निकालेंगे तो माइनस ऑफ एनसीवी डेल्टा टी, राइट, और उसको सॉल्व करेंगे तो एनसीवी को P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1 आता है, या फिर एनआर T1 माइनस T2 बाय गामा माइनस 1। मैं नेगेटिव साइन अंदर ले लिया इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल के स्टेट्स के आएंगे। ठीक है, हाँ सर। बल्क मॉडुलस आपका गामा पी आता है इसमें, क्योंकि पीवी पावर गामा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करके सॉल्व करेंगे तो गामा पी आ जाएगा, ये पता होना चाहिए। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए देयर शुड बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट, तो इंसुलेटेड कंटेनर होना चाहिए और सडन प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि सडन प्रोसेस में हीट एक्सचेंज करने का टाइम ही नहीं मिलता। ओके, यस सर। जस्ट 1 सेकंड बच्चे।
ओके, एडियाबैटिक और क्या कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को अगर अपन कंपेयर करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस ज्यादा स्टीप होता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो हम डीपी बाय डीवी निकालते हैं उसके अगर स्लोप देखेंगे तो ये यहाँ पे एडियाबैटिक की मैग्नीट्यूड आता है गामा पी बाय बी और उसका पी बाय बी आता है, तो इट इज मोर स्टीपर। साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, यू रीच टू द सेम स्टेट। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए आपका डेल्टा यू हमेशा ही जीरो होगा, क्योंकि आप सेम स्टेट पे पहुंच गए तो डेल्टा टी जीरो है, तो क्यू वर्क डन के इक्वल है, और वर्क डन हम एरिया से निकालते हैं, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव होता है, हाँ राइट। सर। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी कितनी होगी, कितना वर्क डन किया अपन, कितनी हीट सप्लाई करी है, यस सर। वर्क डन पर साइकिल एंड हीट सप्लाइड पर साइकिल। फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन क्या है, इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस इन विच नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम, तो तीनों ही जीरो है, ठीक है। हाँ सर। फिर एक होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो इंपॉर्टेंट है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के पार्ट होते हैं सारे प्रोसेस, तो अगर ये समझ लिया तो सब हो जाएगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है, पीवी पावर कैपिटल एन इज कांस्टेंट, और ये एन की वैल्यू अलग अलग चेंज होती जाती है। जैसे कि अगर मैं आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करूं, आइसोबैरिक का मतलब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर एन जीरो हो गया तो वी पावर जीरो वन हो जाएगा, मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, तो एन जीरो होना चाहिए। आइसोथर्मल में क्या होता है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है तो एन की वैल्यू वन हो जाएगी। आइडियाबैटिक में क्या होता है, पीवी पावर गामा कांस्टेंट होता है तो एन गामा हो गया। आइसोकोरिक में क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे एन की वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए, हाँ सर। ओके। और उस से हम मोलर हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं सी, किसी भी प्रोसेस के लिए याद रखना है सीबी माइनस आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एन माइनस वन, यस और सर। सीवी की वैल्यू गामा माइनस आर अपॉन गामा माइनस वन होती है, ओके। तो ये बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जहां पे हम हर स्टेप को रिवर्स कर सकते हैं एग्जैक्टली। इरिवर्सिबल जिनको जहां पे हम हर स्टेप को एग्जैक्टली रिवर्स नहीं कर सकते। हाँ अब सर। मैं एक बार ये प्रोसेसेस के बारे में बता दिया जो यहाँ पे नहीं दे रखे थे डिटेल में। रिवर्सिबल रिवर्सिबल दे रखा है, हीट इंजन बता रखा है क्या। Sir, हाँ बच्चे। so can you please send your notes on the group? मैं भेजूंगा लेक्चर, कल भेजा था ना मैंने। हाँ जी, आज भी मैं कहता हूँ थर्मोडायनामिक्स के साथ। हाँ हाँ, तो मैं हर लेक्चर के बाद जो भी होगा वो मैं भेज दूंगा, ठीक है, ओके सर। डोंट वरी। हाँ जी। मेरे पास एक्चुअली मैंने ना जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं 4 पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ, 4 इनफैक्ट 5 मान सकते हो या 4 ही बोल दो। थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, फिर एक होता है केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फिर एक होता है थर्मोडायनामिक्स, और एक होता है आपका ये हीट ट्रांसफर। तो मेरे पास 2 चैप्टर के लिखे हुए क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है पिछले 1-1.5 साल में ऑनलाइन में, तो मैं जब ऑनलाइन पढ़ा रहा था तभी नोट्स लिख रहा था। ये मेरे पास 2017-18 के नोट्स है, इसमें कुछ कुछ माइन्यूट सी है ना, कहीं कहीं वो राइटिंग एरर हो सकता है, बट मेरे पास केटीजी और थर्मोडायनामिक्स के लिखे हुए, तो वो दोनों मैं स्टडी कर दूंगा आपको प्रॉपर्ली, ठीक है। यस सर। हीट इंजन इन्होंने दे रखा है, हीट इंजन एक्सप्लेन कर देता हूँ। हीट इंजन क्या है, इट्स अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। करता क्या है सिस्टम, हॉट रिजर्वायर या सोर्स से हायर, जो कि हायर टेम्परेचर है, हीट लिया, तो कुछ एनर्जी लिया है, तो वो एनर्जी का क्या यूज करेगा, कुछ वर्क डन करेगा बाय द सिस्टम, और बची हुई हीट क्या करेगा, सराउंडिंग को, है ना, रेडिएट कर देगा। इसका बेसिक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जो स्टीम इंजन होता है, जो आपने मूवीज में देखा होगा, वहां पे क्या होता है, ट्रेन में स्टीम इंजन लगा होता है, वो क्या करता है, कोल को बर्न करते हैं, कोल को बर्न करके वो क्या करता है, हायर टेम्परेचर पे एनर्जी लेता है। उस एनर्जी का 2 आउटपुट है, एक तो वर्क डन किया जिससे इंजन मूव किया, जिसके साथ ट्रेन अटैच थी वो मूवी, और बचा हुआ उस इंजन ने बाहर सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर कर दी। तो Q1 इज ऑलवेज इक्वल टू W प्लस Q2। हाँ सर। तो एफिशिएंसी जैसा मैंने बताया था, वर्क डन बाय इनपुट होता है,
राइट। अब Q1 आपका W प्लस Q2 है तो W Q1 माइनस Q2 आ जाएगा, तो Q1 माइनस Q2 बाई Q1 आ गया, तो एफिशिएंसी आ गई 1 माइनस Q2 बाई Q1, राइट। हाँ सर। ये हीट इंजन की वो होती है। तो यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी आता है बच्चे, इसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। क्लॉसियस स्टेटमेंट है। क्लॉसियस स्टेटमेंट ये कहता है इट इज इम्पॉसिबल फॉर सेल्फ एक्टिंग मशीन टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्डर टू हॉट बॉडी विदाउट एनी हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प के आप लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की बॉडी पे हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि हीट ऑटोमेटिकली तो हायर टू लोअर टेम्परेचर ही फ्लो करता है। केल्विन स्टेटमेंट ये कहता है कि आप पॉसिबल ही नहीं है कि आप 100% एफिशिएंसी अचीव कर सको, मतलब पूरी की पूरी हीट वर्क डन में कन्वर्ट कर सको, कुछ ना कुछ तो सराउंडिंग में जाएगा ही जाएगा। ओके। हाँ सर। एक कार्नोट इंजन होता है जिसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा होती है। इट्स अ रिवर्सिबल हीट इंजन विच वर्क्स एज, इसमें 4 साइकिल होती है। पहली साइकिल है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकंड इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, थर्ड इज आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड फोर्थ इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है। कैसे हो रहा है, यहाँ पे गैस ली जिसमें नीचे जो बेस है वो क्या है, कंडक्टिंग बेस है, बाकी तीनों साइड्स 1 2 3 इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड सिलेंडर विद कंडक्टिंग बेस। अब मैंने इसको क्या किया, इंसुलेटिंग पैड पे रख दिया, या पहले इसको उठाया और सोर्स पे रख दिया, प्रोसेस 1 जिसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो हाँ सर। क्योंकि सोर्स और इसके बीच में कांटेक्ट होगा और बेस कंडक्टिंग है तो हीट ट्रांसफर होगा, राइट, हायर टू लोअर। तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा, क्योंकि इसका और इसका बेस का टेम्परेचर सेम है, तो हीट जो भी दी जाएगी बेसिकली वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के फॉर्म में चलेगी। फिर उसको उठाया, इसको ही उठा के यहां से उठा के यहां रख दिया, तो बेस भी इंसुलेटिंग हो गया, तो चारों तरफ इंसुलेटिंग है, तो मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। फिर इसको उठाया यहां से और यहां रख दिया सिंक पे, जो कि लोअर टेम्परेचर पर है। लोअर टेम्परेचर पर है तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा और आइसोथर्मल होगा, क्योंकि सिंक और इसका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ठीक। और फिर उठा के वापस फोर्थ प्रोसेस में इसमें रख देते हैं, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं कार्नोट साइकिल में, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके। हाँ सर। एफिशिएंसी वही रहती है, वर्क डन अपॉन हीट इनपुट। इसको सॉल्व करते तो 1 माइनस T2 बाई T1 है। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है। इसका मैंने डेरिवेशन नहीं बता रखा, बट कर सकते हो आप। हाँ सर। नहीं बता सर ऐसे आप यही वाले नोट्स भेजेंगे ना? सॉरी सर ग्रुप पे आप यही वाले नोट्स भेजेंगे ना? नहीं नहीं बच्चे, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स भेजूंगा। अरे नहीं, मेरा मतलब था यू वर सेइंग समथिंग अबाउट केटीजी एंड थर्मो टुगेदर, दैट्स व्हाई। हाँ, तो ये थर्मो के नोट्स हैं, ऐसे ही एक केटीजी के लिखे हैं। ओके ओके। मेरे पास हीट ट्रांसफर के लिखे हुए नहीं है और थर्मल एक्सपेंशन कैलोरीमेट्री के नहीं है, वो दोनों नहीं भेजूंगा, ये वाले भेजूंगा। ठीक है। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, ये क्या होता है, इट इज रिवर्स ऑफ हीट इंजन। ठीक है। हाँ सर। तो इसमें क्या होता है, सिस्टम सिंक से लोअर टेम्परेचर से कुछ हीट लेता है, तो सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट होगा और बचा हुआ सोर्स को दे देगा। तो Q2 प्लस W अभी भी Q1 है, तो W Q1 माइनस Q2 होगा। इसमें परफॉर्मेंस कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं, है ना, Q2 बाय W, तो अकॉर्डिंगली ये आता है। हाँ सर। हमारी बुक में देख लेते हैं और क्या क्या दे रखा है इन्होंने। हाँ सर। यही सब दे रखा है, और तो कुछ है नहीं। कार्नोट साइकिल बता रखी है, यही 1 माइनस T2 बाई T1। हाँ सर। रेफ्रिजरेटर बता रखा है, वही परफॉर्मेंस कोफिशिएंट। ओके। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है। मेंस के सिलेबस में 2 चैप्टर्स और हैं। हाँ सर। आपका हीट ट्रांसफर में आधा पार्ट हमने कर लिया है, रेडिएशन वाला, बट जो हीट ट्रांसफर का बचा हुआ पार्ट है वो एक बार आप मेंस के लिए कहीं से भी देख लेना। ठीक है, मैं नोट्स भेज देता हूँ। किसी बच्चे को यस कोई सर। डाउट है, कुछ पूछना चाहता है इससे रिलेटेड, तो पूछ सकता है। सर हम्म
सर आप एक बार बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? केबी हाँ जी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कुछ नहीं होता बच्चे, आर अपॉन एन एवोगाड्रो नंबर। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.38 इंटू 10⁻⁻23। गॉट इट, थैंक यू। सर हम्म सर मैं आपको फोटोज भेज रहा हूँ सर, आप प्लीज वो 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा सकते हैं? ओके अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड अगर आप लोग कहो तो मैं आपको ये कैलोरीमेट्री वगैरह भी रिवाइज करवाऊं क्या जनय? अरे सर क्या बोल रहे हैं आपने? मेरे एंड पे ब्रेक हुआ था आपका वॉइस। सर करा दीजिए कैलोरीमेट्री। जस्ट 1 मिनट। कैलोरीमेट्री और वो सब भी करवा देता हूँ मैं, ठीक है। एक मिनट रुकना बच्चे, मैं आपको पहले नोट्स भेज दूं। तो हीट एंड थर्मो में जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं रिवाइज करा रहा हूँ बच्चों। तो जो थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री वाला पार्ट है उसमें हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा जो इंटर कन्वर्जन है बिटवीन द स्केल्स जन है वो पता होना चाहिए। इंटर कन्वर्जन किसी भी रैंडम स्केल का आप कर सकते हो, है ना। एग्जिस्टिंग सेल्सियस सेंटीग्रेड, मतलब सेल्सियस फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल में उसमें क्या होता है, किसी भी स्केल का टेम्परेचर माइनस यहाँ पे आता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन दैट स्केल अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इन दैट स्केल। इस तरीके से आप आपस में कन्वर्ट करते हो। तो अगर मैं सेल्सियस स्केल की बात करूंगा तो टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट वहां पे 0 डिग्री, यस बॉइलिंग पॉइंट 100 माइनस 0। फ़ारेनहाइट में बात करूंगा तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाय 212 माइनस 32, एंड केल्विन में बात करेंगे तो टी के माइनस 273 बाय 373 माइनस 273। यस सर। ओके तो अगर कोई अननोन स्केल दे दिया जाए तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। ये रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके ये बनते हैं थर्मोमीटर बनते हैं, ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पे बनते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो जैसे हम घर में यूज करते हैं मर्क्यूरी थर्मोमीटर, तो वहां लेंथ ऑफ मर्क्यूरी इज टेकन एज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी।
ऐसे रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है, प्रेशर थर्मोमीटर होता है, तो रेजिस्टेंस या प्रेशर के बेसिस पे बनाया जाता है, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन, तो जनरली जब हम बॉडी को हीट करते हैं तो उसमें वाइब्रेशंस बढ़ते हैं पार्टिकल्स में, तो वो एक्सपैंड करती है, ठीक है। हाँ तो सर। 3 तरह के एक्सपेंशन है। लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन में क्या होता है, आपका लेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो हमें पता होना चाहिए लेंथ में क्या रिलेशन होता है। लेंथ का रिलेशन होता है L फाइनल इज L इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये इनिशियल लेंथ पे डिपेंडेंट है और कितना टेम्परेचर होगा, फिर इससे आप अल्फा वगैरह निकाल सकते हो। दूसरा होता है सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन, जहां पे एरिया इंक्रीज होता है, वो होता है ए फाइनल इज ए इनिशियल 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, कोफिशिएंट यहाँ पे बीटा हो जाएगा। और थर्ड वॉल्यूम क्यूबिकल या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है, जहां पे वी फाइनल इज वॉल्यूम इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा टी। यस सर। ओके, तो ये रिलेशंस होते हैं। इसमें अल्फा बीटा गामा में रिलेशन आता है, वो मैं बता देता हूँ। अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3 अगर आइसोट्रोपिक ऑब्जेक्ट है। आइसोट्रोपिक ऑब्जेक्ट मतलब सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शंस, ओके। तो अगर आइसोट्रोपिक ऑब्जेक्ट है तो ये आ जाएगा, और एनआइसोट्रोपिक है मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो बीटा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और गामा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 होता है, ठीक है। हाँ सर। फिर हमारे इसके अलग अलग यूटिलिटी है जो हम एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं। उसकी वन ऑफ द यूटिलिटीज बायोमेटालिक स्ट्रिप। तो बायोमेटालिक स्ट्रिप में क्या है, यहाँ पे अगर आप फिगर देखोगे हाँ तो सर। 2 मेटल्स हैं, ब्रास एंड स्टील। अब क्या किया मैंने, अगर इसको हीट किया तो जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसकी लेंथ बढ़ेगी, हाँ सर। राइट। तो ब्रास यस का सर। अगर अल्फा ज्यादा है तो ब्रास की लेंथ बढ़ेगी, तो ब्रास बाहर की साइड आएगा और स्टील अंदर की साइड आएगा, राइट। क्लियर है। हाँ सर। यस सर। तो उस अकॉर्डिंग ये बता रहा है, कूल करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा सिनेरियो, ठीक है। इसकी यूटिलिटी क्या आती है, बायोमेटालिक स्ट्रिप आपके जो क्या कहते हैं फायर अलार्म होते हैं वहां पे यूज होता है, ठीक है। बायोमेटालिक स्ट्रिप में एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो एडवांस में बताया जाता है कि भाई इसमें बायोमेटालिक स्ट्रिप का रेडियस कैसे निकालना है, तो ये हाँ सर। क्वेश्चन है जो आप देख लेना, है ना, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा आता है एक्सटेंशन ऑफ कैविटी। थर्मल एक्सपेंशन के एप्लीकेशंस बताते जा रहा हूं मैं। एक्सपेंशन ऑफ कैविटी में क्या हो रहा है बच्चे, कैविटी हाँ कैसे एक्सपैंड कर रही है हीट करने पे। तो बेसिकली हीट करने पे बॉडी एक्सपैंड करती है, तो एक जनरल मिसकंसेप्शन होता है कि एक्सपैंड करेगी तो बॉडी का जो कैविटी वाला पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, नहीं। जब एक्सपेंशन होता है तो इट इज लाइक फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट, मतलब बेसिकली ये पूरी की पूरी बॉडी बाहर की तरफ ही एक ही साइड एक्सपैंड करेगी। तो क्या हाँ सर। अगर एक ही साइड एक्सपैंड करेगी तो कैविटी भी क्या करेगा, बढ़ेगा, ओके, राइट। हाँ सर। यस सर। मिसकंसेप्शन ये रहता है कि कैविटी रिड्यूस होगा, नहीं, इट इज लाइक फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। अगर मैं बढ़ाऊंगा तो आपको दिख रहा है कैविटी की साइज बढ़ रही है इस तरीके से। हाँ सर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, 2.2 होता है, राइट। हाँ सर। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा, करेक्ट। यस सर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ बढ़ता है, लेंथ बढ़ता है तो टाइम पीरियड भी बढ़ता है। तो टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो आपने सेम काम करने के लिए ज्यादा टाइम ले लिया। टाइम पीरियड इज वन ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है, करेक्ट। हाँ सर। तो इफ आई एम टेकिंग मोर टाइम टू परफॉर्म सेम वर्क दैट मींस आई एम लूजिंग टाइम, क्योंकि मेरा टाइम फिक्स है, एक दिन में 24 घंटे है। पहले मैं 5 घंटे में काम करता था एक, अब मैं 7 घंटे में कर रहा हूँ। तो पहले मेरे पास 19 घंटे बचते थे, अब मेरे पास 17 घंटे ही बचे थे, तो आई एम लूजिंग टाइम। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, इससे हम टाइम को लूज करेंगे। अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो लेंथ कम होगा तो टाइम पीरियड कम होगा, तो उससे हाँ हम सर। टाइम को गेन करेंगे, ओके। और ये इसका डेरिवेशन आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन के बेसिस पे बता रखा है। हाँ सर। बाइनोमियल एक्सपेंशन में 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n 1 प्लस nx हो जाता है अगर 1 x से बड़ा हो तो। इसके अलावा रिलेशन आता है थर्मल स्ट्रेस। तो अगर मैं एक बॉडी को फिक्स कर दूं
बिटवीन टू वॉल्स। हाँ सर। तो अब अगर मैं इसको हीट करूं, तो हीट करूंगा तो क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ना चाहेगा, बट लेंथ बढ़ नहीं सकता क्योंकि ये तो वॉल्स के बीच में फिक्स है। हाँ तो मैं सर। ऐसा समझ लेता हूं, इंक्रीमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू डिक्रीमेंट ड्यू टू स्ट्रेस, राइट। यस सर। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है एरर इन स्केल रीडिंग। हुआ क्या जने, यहाँ पे मैंने बॉडी को हीट किया, तो बॉडी को हीट किया तो बॉडी की लेंथ बढ़ गई। यस एट द सर। सेम टाइम उसके साथ रखे हुए स्केल भी हीट हो जाएगा, हाँ तो सर। स्केल की भी रीडिंग्स बढ़ जाएंगी। तो वो जो रीडिंग देगा स्केल, वो करेक्ट रीडिंग नहीं होगी, राइट। यस सर। तो वहां पे आपकी जो रीडिंग आती है वो गलत आती है। तो वहां पे आपकी जो ट्रू वैल्यू होती है वो स्केल रीडिंग 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होती है। अल्फा डेल्टा टी इज बेसिकली अल्फा स्केल, स्केल भी क्योंकि एक्सपैंड कर गया। हाँ सर। नेक्स्ट आता है अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है बच्चे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाता हूँ वॉल्यूम बढ़ता है, यस सर। करेक्ट। वाटर के केस में 4 डिग्री सेल्सियस तक उल्टा होता है। 0 to 4 में वॉल्यूम कम होता है, ठीक है, और 4 के बाद वापस वॉल्यूम बढ़ता है। यस सर। यही रीजन है कि 0 to 4 में जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, राइट। तो हाँ सर। डेंसिटी बढ़ेगा, तो इसीलिए जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है उसमें क्या होता है कि जो ज्यादा डेंसिटी का लिक्विड है वो नीचे रहता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है आपने। तो जब ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस है तो नीचे क्या जाएगा, हेवी वाटर चला जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस वाला, इसीलिए वहां पे एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल होती है। और ये क्योंकि 0 to 4 में उल्टा होता है इसलिए एनॉमलस बोला है, दैट इज उल्टा या फिर एक्सेप्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है, मतलब दैट रीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट टू अस, बट वो है। थर्मल यस सर। एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। लिक्विड्स को एक्सपैंड करने में क्या होता है, लिक्विड को एक्सपैंड करना है तो आपको कंटेनर में डालना पड़ेगा। अब मैं जब लिक्विड को हीट करूंगा तो कंटेनर भी हीट हो जाएगा। तो कंटेनर हीट हो गया तो कंटेनर भी एक्सपैंड करेगा। तो अगर कंटेनर ज्यादा एक्सपैंड कर गया एज कंपेयर टू लिक्विड, तो हमारा क्या होगा, लिक्विड लेवल फॉल करता हुआ नजर आएगा। ऑल्दो दोनों एक्सपैंड करें, बट कंटेनर ज्यादा एक्सपैंड कर गया, राइट। और अगर कंटेनर कम एक्सपैंड किया, लिक्विड ज्यादा एक्सपैंड कर गया, तो लिक्विड लेवल बढ़ता हुआ नजर आएगा, राइट। हाँ सर। है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेल्टा वी इज वी नॉट गामा रियल माइनस गामा वेसल डेल्टा टी। हाँ सर। गामा रियल गामा लिक्विड का होता है, गामा वेसल आपका कंटेनर का होगा। यस सर। वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम मास कांस्टेंट है। तो डेंसिटी एट हायर टेम्परेचर अपॉन डेंसिटी एट लोअर टेम्परेचर इज वॉल्यूम एट लोअर टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम एट हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर की वॉल्यूम वी इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा टी होती है, राइट। तो वो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो रो एट हायर टेम्परेचर आ जाएगा, रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो मैं यही बोल रहा था, टेम्परेचर बढ़ाने पे जनरली डेंसिटी कम होनी चाहिए, बट वाटर के केस में 0 to 4 में उल्टा होता है बस, राइट। हाँ सर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अपथ्रस्ट, जिसे बॉयंट फोर्स भी कहते हैं। तो अपथ्रस्ट बॉयंट फोर्स मतलब, बॉयंट फोर्स होता है वॉल्यूम इमर्स्ड डेंसिटी लिक्विड ग्रेविटी। तो बॉयंट फोर्स को मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इमर्स्ड एंड डेंसिटी लिक्विड कह सकता हूँ। तो बॉयंट फोर्स एट टेम्परेचर T बाय बॉयंट फोर्स इनिशियल वॉल्यूम इमर्स्ड एट टेम्परेचर T बाय वॉल्यूम इनिशियल इमर्स्ड इनिशियल डेंसिटी हाँ लिक्विड सर। एट टेम्परेचर T बाय डेंसिटी लिक्विड इनिशियल। इसको अपन लिख सकते हैं वॉल्यूम इमर्स्ड 1 प्लस गामा ऑब्जेक्ट डेल्टा टी अपन वॉल्यूम इमर्स्ड। और इसको अभी बताया डेंसिटी का रिलेशन उल्टा होता है, तो
यहाँ लिख सकते हैं रो लिक्विड बाय 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी हाँ सर, अपॉन रो लिक्विड। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज 1 प्लस गामा ऑब्जेक्ट डेल्टा टी यस सर, अपॉन 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी। हाँ सर, राइट। तो अगर ऑब्जेक्ट का गामा ज्यादा होगा लिक्विड से तो टेम्परेचर बढ़ाने पे 0.4 पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट का गामा कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे 0.4 कम होगा। समझा? हाँ सर, ये आपका थर्मल एक्सपेंशन वाला कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री का एक बेसिक प्रिंसिपल है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर ही फ्लो करता है। अगर टेम्परेचर सेम है तो फ्लो नहीं करेगा, राइट है ना। कैलोरीमेट्री में हम सॉलिड्स को डील करते हैं, तो जो हीट ट्रांसफर होगा वो होगा ms डेल्टा टी। ओके हाँ सर, हाँ बच्चे, बस 1 मिनट वेट करना। हाँ जाने, तो क्यू होता है आपका हाँ सर, ms डेल्टा टी। ओके, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड। तो क्यू में दो चीजें हैं। अगर मैंने टेम्परेचर चेंज पे किया है तो हम यूज करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ms डेल्टा टी। टेम्परेचर चेंज हुआ तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड ही होगा, और अगर फेज हाँ चेंज हुआ तो Q इक्वल टू ml होगा, लेटेंट हीट। हाँ सर, ठीक है, क्योंकि फेज चेंज कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है तो हम ये यूज करते हैं। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये तो बेसिकली कन्वर्जन फैक्टर है, कैलोरी हाँ और सर, हीट। ये हीट कैपेसिटी मैंने बता ही दिया। फेज चेंज हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, तो यस, वहां पे जो हम हीट कैपेसिटी यूज करते हैं वो लेटेंट हीट होती है। ओके, हीटिंग कर्व एक चीज होती है जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो मैंने आइस लिया और इसको मुझे कन्वर्ट करना है स्टीम में। आइस लिया -10 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये -10 डिग्री सेल्सियस से जब मुझे वाटर में कन्वर्ट करना, स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो पहले आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, तो पहले आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री आएगा। अब वहां पे फेज चेंज होगा, बेसिकली लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब 0 डिग्री वाटर से हमें 100 डिग्री वाटर पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि स्टीम कन्वर्जन होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे हाँ 100 सर, डिग्री वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट हो गया। आप स्टीम का जो भी डिजायर्ड टेम्परेचर वहां तक ले जा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कांस्टेंट टेम्परेचर है, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो यहाँ पे Q होगा m इंटू हाँ सर, लेटेंट हीट ऑफ, क्या कहते हैं, हम ले सकते हैं सॉलिड। यहाँ पे Q होता है m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, करेक्ट। यहाँ पे आएगा टेम्परेचर चेंज, यहाँ आएगा टेम्परेचर चेंज, यहाँ आएगा आपका टेम्परेचर चेंज, तो इस जगह Q आएगा आपका
ms हाँ, डेल्टा टी। तो अगर Yes, कोई sir. नेट हीट पूछेगा आपसे तो 1 2 3 4 और 5 इन सबको आप ऐड करोगे। ओके प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री सिंपल प्रिंसिपल है, इस पे पूरा आगे का चैप्टर वर्क करता है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। तो एनर्जी कंजर्व रहती है तो हॉट बॉडी अगर कोई एनर्जी लूज करेगा तो वो पूरा का पूरा कौन गेन करेगा? कोल्ड बॉडी गेन करेगा, राइट? Yes. इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन तब बनता है जब दो अलग अलग फेज की बॉडीज ले लें, एक सॉलिड ले लिया एक लिक्विड ले लिया। तो सॉलिड वाला तो क्या करेगा? हीट गेन करेगा। लिक्विड वाला क्या करेगा? हीट लूज करेगा। ठीक है। हाँ सर। अब इसमें फाइनल टेम्परेचर पूछा जाता है तो ये ध्यान रखना है कि पहले आप देख लेना जहां भी कन्वर्जिंग टेम्परेचर है, जैसे कि अगर वाटर की बात करूं 0 डिग्री सेल्सियस, तो देख लेना ये कितनी गेन कर सकता है 0 तक लाने में और ये कितनी लूज करेगा, हाँ सर। राइट? और अगर हम ये देख पा रहे हैं कि यार जो हम गेन कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी ज्यादा है तो ये 0 के आगे चला जाएगा, और उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है तो ये 0 पे आ जाएगा, उसके बाद देखना है। ओके हाँ सर। ये सब मैं मीन्स एडवांस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको चीजें। यहाँ पे होता है आपका ये चैप्टर कंप्लीट। यस। हीट ट्रांसफर का भी आइडिया दे देता हूँ तो पूरा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स खत्म हो जाएगा। कंडक्शन बेसिकली हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे हॉट बॉडी रखा है या कोल्ड बॉडी रखा है तो जो मटेरियल है उसके थ्रू क्या करेगा? हीट ट्रांसफर करेगा, यस सर। करेक्ट? हायर टू लोअर कॉन्सेप्ट वही रहेगा। जो अमाउंट ऑफ हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो किस पे डिपेंड करेगा? कितना एरिया कांटेक्ट में है, राइट? हाँ सर। कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। तो ये जो रेट ऑफ हीट फ्लो है इसे हम हीट करंट भी कहते हैं। हाँ सर। हीट करंट इज डिनोटेड बाय H, जो कि कांस्टेंट के A डेल्टा T बाय L आ जाता है। ठीक है, ये रेट ऑफ हीट फ्लो होता है। हाँ सर। डेल्टा T बाय L इज आल्सो नोन एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू लेंथ उसे वैसा कहते हैं। यहाँ पे आपका माइनस साइन मैंने यूज किया था, माइनस साइन इसलिए क्योंकि जब डेल्टा T देखूंगा तो फाइनल टेम्परेचर नेगेटिव छोटा है, इसलिए। हाँ सर। ओके यस। हाँ सर। ये बता रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखना चाहो तो हम कन्वेंशनल करंट के साथ अगर रिलेट करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा T और डेल्टा थीटा बाय L बाय KA। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तब हीट फ्लो करेगा, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो करंट फ्लो करता है, राइट? तो अगर इसको हाँ रिलेट करना चाहो डेल्टा V बाय R से तो R आपका हो जाएगा L बाय KA। थर्मल रेजिस्टेंस हो जाता है L बाय KA। समझा? हाँ सर। यही बता रखा है L बाय KA। दिस इज सिमिलर टू आपका जो भी करंट में हो रहा था। अगर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो वही R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज हाँ कॉम्बिनेशन सर। फिगर आउट करने में क्या होता है? एक स्लैब से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में गया, यस सर। राइट? इनके बीच में जंक्शन टेम्परेचर कुछ और होगा। जब पैरेलल है तो दो स्लैब्स हैं, ये वो है दो हॉट और कोल्ड बॉडी, ये स्लैब 1 है और ये स्लैब 2 है। तो दोनों के लिए अगर आप देखोगे टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, जैसे वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, राइट? हाँ सर। ये होता है आपका क्या कहते हैं हीट ट्रांसफर। इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है ग्रोथ ऑफ आइस।
बेसिकली आइस कैसे फ्रीज करता है। तो अगर आप देखोगे तो सराउंडिंग टेम्परेचर नेगेटिव है, आइस फॉर्म हो रही है और नीचे 4 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ से रेट ऑफ हीट फ्लो करेगा और जैसे जैसे फ्रीज करता फ्लो करता जाएगा यहाँ पे है ना आपका आइस बनता जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ आइस होता जाएगा, राइट। तो उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ता है। हाँ सर। यहाँ पे होता है आपका HNT का रिवीजन कंप्लीट। You guys can leave now. So could you Thank you. explain the formation of ice part again, please? I didn't मैंने understand. एक्सप्लेन नहीं किया था, मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चे। देखो माइक ऑन रखना बच्चे, जो भी है। Yes, sir. हाँ खुशी, सराउंडिंग टेम्परेचर हैज टू बी नेगेटिव। ये 4 डिग्री सेल्सियस है। तो अब होगा क्या, यहां से हीट फ्लो करेगी। तो अगर हीट फ्लो करेगा तो 0 डिग्री आइस के थ्रू भी हीट फ्लो करेगा, 0 डिग्री वाटर के थ्रू। तो अगर 0 डिग्री वाटर से अगर हीट ले लूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझा? Yes, sir. राइट। अब ये मान लो कि dy अमाउंट ऑफ वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस का, जो कि कन्वर्ट हो रहा है, राइट। Yes, sir. और dy अमाउंट में से हीट फ्लो कर रही है y थिकनेस को क्रॉस करके। y थिकनेस ऑफ आइस है, ठीक। Okay, sir. तो अब देखते जाना, रेट ऑफ हीट फ्लो कितना होगा, के ए डेल्टा टी बाय एल होता है, राइट। अब डी क्यू बाय डी टी होता है ना वो, तो डी क्यू कितना होगा, यहाँ डी टी से मल्टीप्लाई करा दिया। के ए डेल्टा टी कितना, यहाँ पे 0 से सराउंडिंग टेम्परेचर पे जा रहा है Yes, sir. खुशी। तो 0 माइनस थीटा, 0 माइनस माइनस थीटा बाय 0 minus theta. थीटा बाय वाई, करेक्ट। Yes, sir. ये आ गया। अब जो हीट गया उसकी वजह से ये जो dy है ये इसमें कन्वर्ट हो गया। Right, sir. तो यहाँ पे जो हीट होगी dq वो क्या आएगा, m इंटू एल, राइट। Yes, sir. m इज mass of water converted into ice. Mass can be written as density water, area जो होगा into dy into latent heat, ये dq आ गया। और अगर इसको मैं dq by dt करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, ये रो a dy l by dt। अब Yes, इसको sir. मैं इसके इक्वेट कर सकता हूं, Yes, sir. राइट। तो जब आप इक्वेट करोगे dq by dt को तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, जब इक्वेट करोगे तो dy by dt आ जाएगा आपका k थीटा रो l by y। फिर आप दोनों को इंटीग्रेट कराओगे तो टाइम आ जाएगा रो l by k थीटा इंटू y dy का इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आती है। अब अगर इनिशियल y 0 था तो उसका फॉर्मूला ये आएगा, y1 से y2 है तो उसका फॉर्मूला ये आएगा। समझा? Okay. Yes, sir. I understood now. Thank you, sir. वेलकम। किसी बच्चे को कोई और डाउट? सर मैंने 2 क्वेश्चन सेंड किए थे। हाँ बोलो। सर In ये a दोनों spherical क्वेश्चन distribution of the charge density varies as this. हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर फर्स्ट क्वेश्चन में मतलब मैंने गॉस लॉ अप्लाई करना ट्राई किया, बट उससे लाइक आगे कुछ मुझे आंसर मिला नहीं और दूसरा कोई अप्रोच मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ सर। सेंटर पे आपको चार्ज दे रखा है? हाँ सर। अब अगर सेंटर पे दे रखा है तो आपका
सेंटर पे देने के बाद गॉस लॉ अगर आप करोगे गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, तो चार्ज इनसाइड वेरिएबल होगा, हो जाएगा ना, उससे क्या दिक्कत आ रही है? सर चार्ज इनसाइड वेरिएबल कैसे होगा? चार्ज इनसाइड वेरिएबल नहीं होगा, ये आपने ऐसा दे रखा है। हाँ एक चार्ज सर, तो ये हो गया फिक्स, जी सर, और यहाँ पे देखोगे तो राइट वेरी नहीं सर। हाँ करेगा फिर, चार्ज, हाँ सर, वो चार्ज वेरिएबल होगा। तो अब बस आप नेट चार्ज ले लो इसके अकॉर्डिंग, तो सर और मतलब इसके अकॉर्डिंग दो अलग अलग, दोनों की राइट इलेक्ट्रिक सर, तो फील्ड फिर सेम जो कर दो। Q एनक्लोज्ड है उसमें Q प्लस इंटीग्रल ऑफ A/R भी आएगा। Q प्लस ये वाला चार्ज भी आएगा, राइट सर, ओके, समझा। ये वाला चार्ज, और यस सर, Q प्लस ये पूरे वाले चार्ज के दोनों की फील्ड को इक्वेट कर देना। राइट सर, समझा, गॉट इट। सेकंड फोर्थ, द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सिचुएटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव चार्ज उधर जाना चाहेगा राइट में, नेगेटिव लेफ्ट में जाना चाहेगा। राइट सर, बट सर वैसे ही दिया है ना उन्होंने अब स्टार्टिंग। सुनो मेरी बात, जी सर, फील्ड कांस्टेंट है जी सर, तो दोनों ही मूव नहीं करेंगे, यस सर, ठीक है। डाइपोल इज रोटेटेड, रोटेट करा दिया जरा सा, यस तो उस सर, पे क्या, ऐसे अगर रोटेट कराया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होने के कारण रोटेशन ऐसा होगा पॉजिटिव पर, और राइट सर, नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होने के कारण रोटेशन ऐसा होगा। राइट सर, तो बेसिकली वो इस तरीके से एसएचएम करता रहेगा, इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, राइट सर। समझ रहे हो? तो आ तो रहा है, इसमें दिक्कत क्या आ रही है आपको? सर बट थीटा का वैल्यू कैसे निकालना है? मैंने सर टॉक इक्वल्स पीई साइन थीटा यूज किया, बट उससे सर मुझे थीटा का वैल्यू मतलब आंसर आया नहीं। आंसर उन्होंने बी दिया हुआ है। आप क्या कह रहे हो, टॉर्क पी साइन थीटा है, राइट सर, तो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा के, राइट सर, तो बी ऑप्शन नहीं दिख रहा आपको डायरेक्टली, साइन थीटा का ग्राफ नहीं है क्या बी? सर क्या बट दो आप? राइट सर, समझा समझा समझा। मैं सर बी सी में वो एंगल समझ रहा था कि लाइक बी जो है वो π/2 है, सी वो पाई लाइक थीटा का वैल्यू देख रहा था मैं। समझा सर अभी। साइन थीटा का ग्राफ है ना, आप साइन खुद ही थीटा का बोल रहे ग्राफ हो है, ये। यस सर, समझा। यस सर, गॉट इट, थैंक यू चलो, सर। वेलकम। That's it for today guys. Okay, bye बच्चों।